सो मैं हूं खुशी और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी के चैप्टर का रहने वाला है, जिसमें हम अपना चैप्टर 1 कवर करेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हमारे मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन की जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब गैमेट फ्यूज्ड होते हैं तो उस टाइम क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो, ठीक है, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो ऐसे करके कुछ हमारा चैप्टर ये रहने वाला है, ये चैप्टर का ओवरव्यू है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को फ्लावर की पिक्चर से। तो ये हमारा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फ्लावर का, जिसमें नीचे होता है पेडिकल, उसके जस्ट ऊपर होता है थैलेमस, जिसके साथ ये जितने भी चीजें हैं, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, काइलेक्स है, कोरोला, ये सारी चीजें जिसके साथ अटैच रहती है उसको बोला जाता है थैलेमस। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है, ये हमें जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला जाता है पिस्टल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो होता है गाइनोशियम होता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद जो हमें ये लॉन्गिट्यूडनल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों साइड, इसको बोला जाता है स्टेमिन। ये जो होता है इसको एंड्रोशियम बोला जाता है, और ये जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद जो हमें ये दो सेम से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कलर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, इसका अलग कलर होता है और इसका अलग कलर होता है। तो ये जो बाहर की तरफ होता है इसको बोला जाता है सेपल, और जो अंदर की तरफ होता है इसको बोला जाता है पेटल। सेपल को हम लोग काइलेक्स भी बोलते हैं और पेटल को हम लोग कोरोला भी बोलते हैं। तो ये हमारा फ्लावर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो ये हमारा स्टेमिन है। देखो इसमें ये हमें कुछ बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, इसको बोला जाता है एंथर, और जो ये लॉन्ग सिलेंडर हमें पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है फिलामेंट। तो क्या देखा हमने कि जो एंथर होता है, एंथर जब फिलामेंट के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिन। तो इसका डिटेल में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन अब हम लोग देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, अब तक हमने ये स्ट्रक्चर देखा एंथर, और ये साथ में होता है फिलामेंट, ये देखा हमने। ये जो होता है अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2 लोब होते हैं, है ना, एक एंथर बायलोब्ड होता है, तो हम एंथर को बोल सकते हैं बायलोब्ड स्ट्रक्चर, है ना, और ये होता है हमारा एंथर। क्लियर है इतना। उसके बाद जो ये लॉन्ग सिलेंडर इलोंगेटेड जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। इतना भी क्लियर है। अब एंथर और फिलामेंट जब जुड़ते हैं तो बनता है स्टेमन। इतना भी क्लियर है। अब जो ये इसका इसको बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड, तो जो ये इसका प्रोक्सिमल एंड है हमने देखा था किसके साथ अटैच है, अटैच टू द थैलेमस, है ना, थैलेमस के साथ ये अटैच है हमारा जो ये प्रोक्सिमल एंड है। इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि जो एंथर है बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ये। अब तक हमने देखा बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब ईच लोब, जो ये एक लोब है, ईच लोब टेट्रागोनल, इस लाइन का मतलब क्या है, ईच लोब टेट्रागोनल, और यहां हम लिखेंगे 2 थीका। इस लाइन का मतलब अब हम समझते हैं। अब देखो एंथर में 2 लोब हो गए, 2 लोब ही हमने देखे। अब हर एक लोब में 2 थीका हो गए, तो ये एक लोब में जब 2 थीका होंगे तो कहने का मतलब जब 2 लोब हैं तो थीका कितने हो गए, 4। तो इसीलिए इसको बोला गया टेट्रागोनल। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये कुछ ऐसे हो गया, है ना, एंथर का स्ट्रक्चर। अब जो ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव।
इसको हम लोग बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इतना क्लियर है। अब हम एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं कि एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे होता है। देखो हमने ये देखा, ठीक है, इसको जब हम ऐसे ट्रांसवर्स काट देंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आएगा, है ना, कि यहाँ से इक्वल है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो इसके अंदर है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक। अब जो ये है इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहां तक क्या देखा हमने कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, वो 4 है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, 4 है, और जो कि एंथर के इक्वल है। अब एक एंथर में 4 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है किसका, स्टैंडिंग का। ठीक है, तो हमने एंथर के बारे में पढ़ा है। अब हम एंथर का जो फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर देखेंगे, यंग एंथर का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसमें एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीशियम होती है, देन फिर ये देखो मिडल लेयर आ गई, और इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है ये टैपेटम यहाँ पर आ गई। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या देखा था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू हमने देखे थे जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अब जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड जो मिडल लेयर है, ठीक है, ये तीनों जो लेयर हैं ये प्रोटेक्शन प्लस डाइसेंस ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और डाइसेंस ऑफ एंथर का मतलब कि जब एंथर फटता है तो भी ये तीनों लेयर्स जो है वो हेल्प करती है। इसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो है हमारी टैपेटम। अब ये इनर मोस्ट लेयर है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डेंस होगा, और ये बायोमल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इसमें जो पोलन्स हैं, पोलन न्यूट्रिशन, वो भी यहाँ पर डेवलप होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज की बात करते हैं, तो ये कैसे होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, 2n मतलब ये डिप्लॉइड है, और सिंगल n का मतलब हैप्लॉइड होता है, बट स्पोरोजीनियस टिश्यू 2n मतलब डिप्लॉइड होता है। अब जो स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, जैसे कि पोलन मदर सेल हो गए और माइक्रो मदर सेल हो गए, तो जो हर एक सेल होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू का, वो जो मियोसिस का प्रोसेस है वो करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, मतलब ईच सेल कैपेबल डूइंग मियोसिस, जैसे कि पोलन मदर सेल हो या माइक्रो मदर सेल हो, कोई भी सेल हम इसमें से उठाकर और मियोसिस करवाकर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यंग एंथर का स्ट्रक्चर। अब हम जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो जो पहले यंग एंथर था उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं यंग एंथर और यहाँ हम देखते हैं मैच्योर एंथर कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है लेयर्स का। इसमें कितनी लेयर होती है, 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, ही यहाँ पर गायब हो जाती हैं। इसके बाद यंग एंथर में क्या होता है, हमने क्या देखा, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, और थर्ड हमने क्या देखा, इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं जिसमें पीएमसी और एमएमसी होते हैं, माइक्रो मदर सेल और पोलन मदर सेल होते हैं। मैच्योर एंथर में यहीं पर 2 लेयर्स होती हैं, और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर पोलन सेक होते हैं। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होके पोलन ही तो बनाएगा, और थर्ड इसमें इसके प्लेस पर पोलन ग्रेन होते हैं। कर दे बंद कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि पीएमसी या फिर भाई एमएमसी, है ना, देखा था स्पोरोजीनियस टिश्यू में क्या है, ये डिप्लॉइड है।
तो इसमें से क्या है, सारे सेल कैपेबल होते हैं मियोसिस करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर करवाएंगे मियोसिस। तो मियोसिस करवाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पर बनेंगे। और जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली यही है कि पोलन स्पोरोजीनियस टिश्यू से मियोसिस करवाने के बाद जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। बट यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इतना प्रोसेस तो हमारा खत्म हो गया। अब हम इसमें से एक सेल को उठाएंगे, क्योंकि ये जितने भी है माइक्रोस्पोर, ये क्या करेंगे, हर एक सेल पोलन देगा। ठीक है, तो हम किसी भी एक को उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया माइक्रोस्पोर और ये कैसा है, हैप्लॉइड है। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा, नहीं ये तो बाद में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास वैक्यूल, है ना, और दूसरा ये आ जाएगा एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद यहां से क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस या माइटोटिक, इसका मतलब होता है अनइक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन नहीं होती। तो इसके बाद यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो ये आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस, और नीचे ये आ जाएगा हमारा एसिमेट्रिकल स्पिंडल, और ऊपर आ जाएगा वैक्यूल। तो अब जो ये बनाना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। इतना क्लियर है। इसके बाद दोबारा से फिर से माइटोसिस होगा, जिसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास ये है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जो हमारे पास हैं, इनके ऊपर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेयर्स आ जाएगी, है ना। लेयर्स ही तो प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये ऊपर वाली जो लेयर आएगी इसको बोलेंगे एक्साइन, और इसके अंदर वाली लेयर को बोलेंगे इंटाइन। अब ये जो एक्साइन होती है ये हार्ड होती है, रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, और जहां पर ये एब्सेंट होती है उसको बोला जाता है जर्म पोर। ठीक है, उसको बोला जाता है जर्म पोर। इतना क्लियर है। अब जो हमारा ये फाइनल स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे, पोलन ग्रेन। तो अगर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आए एग्जाम में, तो हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें वेजिटेटिव सेल दिखा देंगे, ठीक है, और जनरेटिव सेल दिखा देंगे, 2 लेयर दिखा देंगे, जम्पोर दिखा देंगे, और नीचे लिख देंगे पोलन ग्रेन। हम अब क्या देखेंगे, इसका इनमें डिफरेंस देखेंगे कि एक्साइन एंड इंटाइन में क्या डिफरेंस है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है, तो वो देखते हैं। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, एक्साइन और इंटाइन में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो वेजिटेटिव सेल हमने पीछे भी देखा, इरेगुलर शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। वही जनरेटिव सेल एसिमेट्रिकल स्पिंडल शेप का इसका सेल होता है, और इसमें पोलन ट्यूब जो होती है उसमें फूड रिजर्व रहता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में। जनरेटिव में 2 मेल गैमेट से देता है माइटोसिस के दौरान। एक्साइन इंटाइन में देखें, एक्साइन जो होती है वो हार्ड लेयर होती है और रेजिस्टेंट टू एल्कलाई, एंजाइम, टेम्परेचर। ठीक है, इन सबसे रेजिस्टेंट होती है। और ये हार्ड क्यों होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। क्लियर है इतना। उसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और जहां पर भी ये डिसकंटिन्यूअस मतलब जहां ये एब्सेंट है, कौन, ये एक्साइन लेयर, तो मतलब उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। इतनी बात क्लियर है, मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया है, वहां पर आप देख लीजिएगा। इंटाइन में ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, इतनी हार्ड नहीं होती, ये जस्ट एक्साइन के नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है, और इसमें पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। और तीसरा ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। इसके बाद हम पोलन की विएबिलिटी की बात करेंगे, तो 2 होती है इसमें, एक तो शॉर्ट टाइम तक जो जिंदा रहे और एक लंबे समय तक जो जिंदा रहे। तो
विएबिलिटी ऑफ पोलन दो तरीके की होगी, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट रह सकती है 30 मिनट तक, और जो लॉन्ग विएबिलिटी वो रहती है महीनों तक, 4 मंथ्स। तो शॉर्ट में जैसे पैडी है, वीट है, ठीक है, इनमें जिंदा रहते हैं पोलन्स। और लॉन्ग में जैसे कि फैमिली मेंबर्स जैसे कि रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, इसमें महीनों तक। अब ये कौन सी फैमिलीज हैं? ये होती हैं जैसे कि लेग्यूमिनस की हम बात करें तो पी, बीन, ये सब। और इनकी बात करें तो ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, तो ये सब। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक मोटा मोटा कि ये क्या होती हैं। इसके बाद पोलन्स जो होते हैं ना, उनको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर इसकी पोलन की टैबलेट बना कर दी जाती हैं, या फिर सिरप की फॉर्म में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? जो हॉर्स होते हैं या जो एथलीट होते हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पोलन को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे पोलन बैंक की। पोलन बैंक मतलब कि जैसे हम अपने पैसे को स्टोर करके रखते हैं सेफली, ऐसे ही पोलन को बाद में यूज किया जाए। जैसे ये महीनों तक भी रहती है इनकी विएबिलिटी, तो इनको बाद में यूज किया जाए, इसलिए इनको पोलन बैंक बोला जाता है। जहाँ पर ये स्टोर रहते हैं वहाँ पर ये ठीक कंडीशन में होते हैं कि हम उसको यूज कर ले। जैसे कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और ऐसा क्या चीज है जिसमें हम इसको स्टोर करें और ये जिंदा रह जाए? तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के हिसाब से, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये है ऑल अबाउट हमारा पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन के बारे में और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल को अब हम आगे देखेंगे। तो इसमें ये देखो, ये पिस्टल या फिर कार्पल भी इसको बोला जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। 3-4 मेन इसमें लेबलिंग है। पहले ऊपर स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। सेकेंड वन इज स्टाइल जो कि होलो स्ट्रक्चर होता है। थर्ड वन इज ओवरी। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर लोक्यूल होते हैं जो ओवरी के चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब ये जो पिस्टल है या फिर जो ये कार्पल है, इनके नंबर वेरी कर सकते हैं। मतलब जैसे ये 2 हो गए, अगर ये 2 हो गए किसी केस में तो बाय कार्पलरी, और अगर 2 से ज्यादा हो गए तो मल्टी कार्पलरी, और अगर सिंगल तो मोनोकार्पलरी। तो बाय कार्पलरी की अगर हम बात करें, अगर मान लो ये जो हैं कार्पल्स हैं, अगर ये फ्री हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस। ये नाम जो है वो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, तो जब ये कार्पल्स फ्री होते हैं तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस, और जब ये फ्यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है सिनकार्पस। क्लियर होगा ये सर यहाँ तक, ठीक है। अब मल्टी कार्पलरी की बात करें तो वही सेम, इसमें भी जो फ्री हैं वो एपोकार्पस, जो फ्यूज कर गए वो सिनकार्पस। ये 2 टर्म हैं, ये याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। एपोकार्पस जो फ्री रहते हैं, सिनकार्पस जो फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। मल्टी कार्पलरी के क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो एपोकार्पस के एग्जाम्पल हो गए माइकेलिया, ठीक है, और सिनकार्पस का जो फ्यूज कर जाए उसका एग्जाम्पल हो गया पेपावर या पापावर, हम इसको बोल सकते हैं। अब देखो, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, है ना, लोक्यूल तो उसके चैम्बर, अब उसके अंदर क्या होंगे? सीड होंगे, बीज होंगे, है ना, ओव्यूल होंगे। तो उसके स्ट्रक्चर की अब हम लोग बातें करते हैं। ये बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारे ही ओव्यूल ऐसे होते हैं, एक तो लेबलिंग डिफरेंट होती है बस। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर होता है ये फ्यूनिकल, ठीक है, और फ्यूनिकल क्या एक स्टोक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये डंडी से दिख रही होगी ना, इसको बोला जाता है हाइलम। ये हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये होते हैं माइक्रोस्पोर, मदर सेल, और ये यहाँ पर ये है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये एंड है इसको बोला जाता है चलेजा एंड, ऊपर जो एंड होता है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइलम। क्लियर है? अब यहाँ पर ये 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं,
एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। तो ये हमारा ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में है। अब देखो ओव्यूल के नंबर्स भी वेरी कर सकते हैं, जैसे कार्पल के करते हैं। तो अगर मान लो किसी में नंबर ऑफ ओव्यूल 1 है, क्या होंगे उसके एग्जाम्पल, जैसे कि वीट है, मैंगो है, पैडी है ना। और अगर ओव्यूल के मान लो बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि ऑर्किड हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन है ना। तो ये सिंपल सा हमारा ये टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जेनेसिस। अब हम देखते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है। ये हमने ओव्यूल लिया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया, इसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि पहले माइक्रो हमने कर लिया, अब यहाँ पर आएगा एम का मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो अब यहाँ से डिवाइड हुआ ये, तो ये मेगास्पोर मदर सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर होगी मियोसिस, ध्यान रखना है। मियोसिस 1 जब होगी तो ये डायोड बनेगा, मियोसिस 2 जब होगी तो ये टेट्राड बनेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या बन गए, 4 मेगास्पोर टेट्राड की ये फॉर्मेशन अब यहाँ पर हो गई। इतना क्लियर है। जैसे वहां पर 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे हैप्लोइड, यहीं पर सेम 4 मेगास्पोर टेट्राड बने हैं हैप्लोइड। बट उसमें क्या था कि हर एक सेल कैपेबल था मियोसिस के लिए और हर एक सेल पोलन देने के लिए भी कैपेबल था। बट इसमें अपोजिट है, जो ये नीचे के 3 जो है ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब ये फर्दर जनरेट नहीं होंगे। सिर्फ जो एक होगा ना वही क्या होगा, जनरेट होगा और वही पोलन बनाएगा, मतलब जो भी आगे जो बनाता है वो ये ही बनाएगा। तो अब हम बात करेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है, जब 4 मेगास्पोर जो होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर डेवलप हो, बाकी के जो 3 मेगास्पोर हैं वो डेवलप ना हो, दैट्स कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हमने इसमें ले लिया ये फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लोइड है। फिर यहाँ से हम लोग माइटोसिस करवाएंगे, तो देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद। ठीक है, इसमें 2 ये आ जाएंगे न्यूक्लियाई। इसके बाद फिर ये 3 आ जाएंगे, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गए, ये वैक्यूल हो गया और ये भी क्या है, हैप्लोइड है। ये 2 स्टेज, ये 3 स्टेज, फिर माइटोसिस करवाया, 4 न्यूक्लियाई स्टेज बन गई। फिर उसके बाद 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 3 और 4 5 6 और एक 7 यहाँ पर कितने 7 क्या हो गए, यहाँ पर सेल हो गए और 3 3 6 2 8 यहाँ पर क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। तो ये हमारी कंडीशन बन गई क्या, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अब इसको ही एक्सपेंड करके यहाँ दिखा देते हैं और इसकी लेबलिंग क्या है वो हम लोग कर लेते हैं। फिर हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म हो जाएगा ये वाला प्रोसेस। तो जो ये ऊपर 3 जो सेल बनाए ये हैं एंटीपोडल सेल। कितने हैं ये, 3 सेल हैं ये। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक यहाँ से न्यूक्लियस और एक यहाँ से न्यूक्लियस बीच में आ गए, तो 3 ऊपर बच गए और 3 नीचे बच गए। यही कंडीशन है ना यहाँ पर, एक एक तो यहाँ बीच में आ गए और 3 ऊपर और 3 नीचे बच गए। तो ये ऊपर वाले हो गए एंटीपोडल, नीचे 3 बचे हैं वो 2 सेल्स हैं। कहने का मतलब इसमें से ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड इज सिनर्जिड सेल एंड जो बीच में है उसको बोलेंगे एग सेल। अब जो सिनर्जिड और जो एग सेल हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस। क्लियर है। और ये जो है सिनर्जिड्स के अंदर जो ऐसे ये फ्रिल टाइप में मैंने बनाया है इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। कंफ्यूज नहीं होना, सिनर्जिड प्लस एग सेल इज इक्वल्स टू एग एपरेटस एंड जो सिनर्जिड सेल के अंदर फ्रिल टाइप में ये दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और बीच में ये हमारा हो गया सेंट्रल सेल और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई ये हमारे पास है। अब जहां से चीजें जनरेट होती हैं उसको माइक्रोपाइल एंड बोला जाता है और जहां खत्म होती है उसको चैलेजल एंड बोला जाता है। तो ये हमारी कंडीशन होगी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमारा फॉर्मेशन हुई पोलन की। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद हमारी फॉर्मेशन हुई 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की। तो ये हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है।